हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लर्निंग हब। सो टुडे हम स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज। ठीक है, यूपी पीसीएस का जो ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए। और टेस्ट नंबर 14 है ये। ठीक है, इसके अलावा हमने बाकी सारे टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा और उसमें आप सारे टेस्ट देख सकते हैं। लास्ट के 2 टेस्ट हमने कंप्लीट कवर किया हुआ है, कंप्लीट टेस्ट एक वीडियो में। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर टेस्ट है उनको हमने 3-3 पार्ट्स में कवर किया हुआ है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सही लगे वैसे देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर वैदिक कालीन अधिकारी दिए हुए हैं, उनका कार्य दिया हुआ है। तो भाग दुग्ध जो थे वो भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी थे, और संग्रहिता जो थे वो राजकीय कोष की देखरेख करते थे। ये दोनों बात तो सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 सही है। महिषी क्या होगा? महिषी जो लोग होते थे वो बेसिकली जो होते थे वो किंग को एडवाइस करते थे, तो ये लोग किंग को एडवाइस करने का काम करते थे, महिषी लोग। ठीक है, और गाय बैल व अश्व सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको गोवी कत्री बोला जाता था, गोवी कत्री। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो सूची व को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है, और सामवेद का गंधर्ववेद है। तो ये सारे सही सुमेलित है, ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। एक्चुअली ये मिसप्रिंट हुआ होगा, 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने बुद्ध के लिए वेणुवन विहार का निर्माण कराया था? तो बिंबिसार ने बुद्ध के लिए वेणुवन विहार, मतलब बुद्ध के रहने के लिए एक प्लेस बनाया था जिसको हम वेणुवन बोलते हैं। घटना चक्र में ये काफी अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है ना, कि किसने कौन कौन से बिहार बनवाए थे? तो वेणुवन विहार बिंबिसार ने बनवाया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कथन सत्य है कि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकृत किया गया है? जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को मानता है। तो ये बात तो सही है कि जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को मानता है, लेकिन जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकृत नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है अगर देवता है भी तो वह जिन के नीचे है। ठीक है, मतलब देवताओं का क्रम जो आता है वो जिनकी बात का क्रम आता है जैन धर्म में। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 सत्य है। ठीक है, पहला असत्य हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कंप्लीटली नकारा नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध से के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं और उनका चिन्ह या प्रतीक की बात की गई है। तो गर्भ में जब बुद्ध गर्भ में थे तो उसको हाथी से डिनोट किया जाता है, जन्म को कमल से, गृह त्याग घोड़े से, और प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र से डिनोट किया जाता है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड 3 का डी का 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन से तीर्थंकर की क्या चिन्ह थी? ठीक है, तो महावीर जी का सर्प था। अगर आप एक भी मिलाओगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ऋषभनाथ का बैल था, पहले तीर्थंकर थे, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें थे। पदम प्रभु का कमल था और पार्श्वनाथ का सर्प था। ठीक है, तो सारे याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिटक दिए हुए हैं, जो 3 पिटक है जो बेसिकली बुद्ध धर्म से बौद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, उसके रिलेटेड जो 3 पिटक थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, उनसे रिलेटेड क्या काम हुआ था, मतलब उसमें क्या लिखा गया था? तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम थे। ठीक है, ये सही बात है। शुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं, ठीक है, और उपदेशों का ग्रहण किया गया था। देखो, विनय को आप नियम से याद कर सकते हो, सिमिलर वर्ड है थोड़ा बहुत। ठीक है, विनय नियम। ठीक है, अभिधम पिटक में बुद्ध का दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ताम्रपाषाणिक आहार संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आहार जो संस्कृति थी उसको बेसिकली जोरवे संस्कृति, सॉरी, बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आहार संस्कृति को हम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजवंश और उनसे रिलेटेड शासक के नाम दिए हुए हैं। तो उदयन चेरल जो था वो चेर काल से संबंधित है। करी काल जो है वो चोल डायनेस्टी से संबंधित है। ठीक है, और दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट का संस्थापक ही है। पांड्य से ध्रुव धारावर्ष नहीं संबंधित है, यही ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ध्रुव धारावर्ष जो है वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ये भी दोनों ही दंती दुर्ग और ध्रुव धारावर्ष दोनों ही राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? तो बहमनी राज्य का जो एक शासक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। ठीक है, कि हिंदुओं से जजिया ना लिया जाए। किसने लिया था? अलाउद्दीन बहमन हसन शाह ने। सिख धर्मगुरु अर्जुन देव के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है? अर्जुन देव को सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई थी, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। तो तीनों ही बातें सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन देव गुरु रामदास के बेटे थे, सिखों के 5वें गुरु गुरु रामदास के बेटे थे अर्जुन देव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सॉरी, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मजदूर संगठन और उसके संस्थापक के नाम दिए गए। तो मद्रास लेबर यूनियन के संस्थापक थे बीपी वाडिया, सोशल सर्विस लीग के एनएन जोशी और भारतीय राष्ट्रीय रेड यूनियन कांग्रेस के वल्लभ भाई पटेल। मतलब तीनों ही सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास दे, सही बात है। सरजामी प्रथा मराठा काल में भू राजस्व से संबंधित थी। ठीक है, 1818 में पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आपसे असत्य कथन पूछा है, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था और सरजामी प्रथा मराठा के टाइम पे स्टार्ट नहीं की गई थी, लेकिन मराठा से संबंधित है। ठीक है, सरजामी प्रथा मराठा के टाइम पे हेरिडेटरी कर दी गई थी। ठीक है, मतलब वंशानुगत हो गई थी और 1818 में पेशवा से कंप्लीटली खत्म कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। प्रमुख कर और उसके प्रकार बताने हैं। जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। जकात जो है वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। खराज जो है वो युद्ध में लूट से प्राप्त धन है। तो खराज के बारे में गलत दिया हुआ है, युद्ध से लूट प्राप्त धन को हम खम्स कहते हैं। ठीक है, खराज जो है वो बेसिकली नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, धार्मिक कर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 2 सही सुमेलित थे, तीसरा गलत था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मदद ए मास, ये प्रचलित शब्द था, संतों और विद्वानों को अनुदान दिया जाता था उससे। तक्कावी जो थी वो ऋण की किसानों को ऋण दिए जाने का एक तरीका था। खूत राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। सो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात किसने कांग्रेस सदस्यता छोड़ दी थी? तो जैसे ही असहयोग आंदोलन 1920 में पारित हुआ था, बहुत सारे जो नरम दल के नेता थे उन्होंने बेसिकली जो अर्ली कांग्रेस वाले थे उन्होंने छोड़ दी थी, जिसमें एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सॉरी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ उसके बाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इन तीनों ने छोड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पेश किया था। वो कौन सा अधिवेशन था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। ठीक है, उसके जस्ट बाद 1929 में दिल्ली अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्री अपना मुस्लिम लीग का प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन 18 देखते हैं। कौन सा चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी? प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, ये थी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए, उन्होंने ये बात भी कही थी। और निजी विद्यालयों को अनुदान के रूप में सहायता देने की भी बात कही थी। उन्होंने भारतवासियों को आंग्ल भाषा की शिक्षा दी जाए ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, वो चाहते थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में शिक्षा मिल सकती है इंडिया वालों को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। यानडूब की संधि किसके साथ हुई थी? तो इंडो बर्मीज युद्ध, इंडो बर्मा युद्ध का परिणाम है यानडूब की संधि। तो बर्मा के साथ इंडिया की संधि थी वो बेसिकली। ठीक है,
होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सो होम रूल लीग की अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी तिलक के बाद, बिल्कुल ठीक है। पहले तिलक ने स्थापना की थी, फिर एनी बेसेंट ने की थी। यह आंदोलन भारत में प्रथम विश्व युद्ध के समय काफी लोकप्रिय हुआ था, तो 1914 से 1916 के आसपास ये काफी लोकप्रिय था, ठीक है। एच.एस. ऑलकॉट इस लीग की मद्रास शाखा के अध्यक्ष थे। तो एच.एस. ऑलकॉट आपको याद होगा, ये थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे, थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थे ये होम रूल लीग से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, ये बात भी सही है, ठीक है। तो कौन सा असत्य है? ऑप्शन सी असत्य हो जाएगा। घटनाओं का सही कालक्रम लगाना है। लखनऊ पैक्ट, द्वैत शासन का प्रवर्तन, रॉलेट एक्ट और बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन 1905 से 1907 के आसपास चला था, ठीक है। इसके अलावा रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम 1919, ठीक है। द्वैत शासन का प्रवर्तन 1919 में ही हुआ था, ठीक है। और लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ था। सो अगर सीरीज में लगाओगे तो सबसे पहले 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, बिकॉज सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद द्वैत शासन का प्रवर्तन किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो 1919 का अधिनियम आया था उसमें द्वैत शासन की प्रवर्तन की बात की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्पृश्यों के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो महात्मा गांधी कुटीर उद्योग, चरखा और खादी पे काफी विशेषकर ध्यान देते थे। तो उन्होंने ये कहा था कि कुटीर उद्योग की स्थापना अस्पृश्यों के लिए सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए एक कारण हो सकता है, ठीक है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो महिलाओं को मताधिकार 1919 से मिला था, बिल्कुल। सेपरेट इलेक्टोरेट 1935 से मिला था, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 से मिल गया था, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाए महिलाओं को तो वो 1935 में दिया गया था। प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति 1909 में, ठीक है। भारत परिषद की समाप्ति, भारत परिषद इंडियन काउंसिल की समाप्ति 1919 में ना करके 1935 में की गई थी, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से 1937 में हुआ था, ठीक है। तो 1 ए, बी और डी सही है, सी गलत दिया हुआ था, तो यही गलत आंसर होगा आपका। थर्ड आंग्ल मसूर युद्ध टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच हुआ था, ठीक है। इसी में विजय के बाद कार्नवालिस ने कहा था कि हमने बिना अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पर्याप्त रूप से पंगु कर दिया। ये लॉर्ड कार्नवालिस का स्टेटमेंट था जब वो थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर जीत गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर में उसने निजाम को और मराठों को अपने साथ मिला लिया था, ठीक है। तो अपने दोस्तों को अपने दुश्मन को पंगु भी कर दिया, दुश्मन को हरा भी दिया और दोस्तों को ज्यादा बेनिफिट भी नहीं दिया, निजामों को और मराठों को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं दिया था उसने। इसी पॉइंट पे इसने कहा था ये बात। सुरिनसर मानसर जो अभ्यारण्य है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, कालेसर जो है वो हरियाणा में है, नोंग खाइलिम जो है वो मेघालय में है और वेदांग थल जो है वो तमिलनाडु में। तो जब आप इसको मैच करोगे ए का थर्ड, ठीक है, तो ये गलत, ये गलत, बी का 1, सो ऑप्शन ए करेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सुरिनसर मानसर एक रामसर साइट भी है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कथन और कारण दिए हुए हैं। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल जो होता है एक ऐसी खगोलिक अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। रीजन कह रहे हैं कि जो कृष्ण छिद्र होता है या फिर ब्लैक होल होता है उसमें गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। तो अगर यह प्रकाश को निकलने नहीं देगा तो क्या हम दूरबीन से उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सो रीजन तो सही है, कारण गलत है, ठीक है। तो आर सही है, ए गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन है, मालाबार तट जल संसाधन है, यहाँ पे बैक वाटर आपने रेसेस देखे होंगे, कोल्हान जो एरिया वो खनिज संसाधन है, कच्छ के लिए कह रहे हैं ये वन संसाधन है। तो कच्छ एक तो आपका मैनग्रोव संसाधन है, दूसरा एक मिनरल काफी अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में खनिज संसाधन है, यही गलत दिया हुआ था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, एकदम करेक्ट है। इसकी शुरुआत इलाहाबाद से लंदन के बीच में हुई थी, नहीं वो इलाहाबाद से नैनी बहुत पास के एरिया में हुई थी, ठीक है ना, छोटी सी शुरुआत हुई थी। यह एक विमान डाक सेवा परिवहन था, ये बात सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, सत्य आपको बताना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। निम्न राष्ट्रों में से किसने मानक समय रेखा की संख्या से अधिकतम है? तो रसिया में मानक समय रेखा 11 है और फ्रांस में 12 है, तो अधिकतम फ्रांस में, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था, मैं रसिया टेक किया हुआ था, ठीक है।
सो ध्यान रखिएगा फ्रांस में 12 है। पृथ्वी की जब हम नीचे जाते हैं, मतलब सेंटर में हम जाते हैं, तो हर कितने मीटर नीचे जाने पे हमारा जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो जब हम 32 मीटर नीचे आते हैं ना, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है, पर्वत और उसके हाईएस्ट पॉइंट दिए हुए हैं। तो एंडीज की हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ, ठीक है, रॉकी की माउंट एल्बर्ट और ग्रेट वाइडिंग रेंज की माउंट कोसियुस्को। सो तीनों ही सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंडीज आपका साउथ अमेरिका, रॉकी नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वर्ष भर उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा, व्यापक जैव विविधता, संवहनी वर्षा और नगण्य वार्षिक तापांतर, इनमें से कौन सा भूमध्य रेखी जलवायु की विशेषता है, मतलब मेडिटेरेनियन जलवायु की। तो अगर भूमध्य रेखी इक्वेटोरियल जलवायु की बात हो रही है, तो इक्वेटोरियल जलवायु की बात की जाए तो वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, आप अमेज़न के जंगलों से करेक्ट कर सकते हैं इसको, संवहनी वर्षा होती है काफी, और वार्षिक तापांतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो चारों ही बातें सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चारों ही भूमध्य रेखी जलवायु संबंधित है। एरिडोसोल जलवायु मृदा जो होती है किसको बोलते हैं, एरिड मतलब होता है डेजर्ट, सो बेसिकली रेगिस्तानी क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसको एरिडोसोल जलवायु बोलते हैं। इस देश में बेका घाटी अवस्थित है जो सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिम एशिया में ईसाइयों का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो वेस्टर्न एशिया में ईसाइयों का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है लेबनान। ठीक है, और इसी में मिलती है बेका घाटी जो सेब की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। ठीक है, और वेस्टर्न एशिया हमेशा न्यूज में रहता है, इसलिए वेस्टर्न एशिया की चीजों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। भारत अधिकतम वर्षा कृषि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो इंडिया को साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके पीछे कारण क्या है, तो कोरियोलिस बल, बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक वाष्पीकरण, और उत्तरी भारत में गर्म तथा अत्यंत निम्न दाब क्षेत्र। तो ये और ये स्टेटमेंट तो सही है, ये गलत है कि बंगाल की खाड़ी की तुलना में नहीं, अरब सागर में की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। बॉस्फोरस संधि की बात हो रही है, इस्तानबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप जो कि टर्की का ही है, ये बेसिकली बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो इस्तानबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है। तो सही बात है, बिल्कुल सही है ये। और बॉस्फोरस वाटर जल संधि जो है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तो एक साइड काला सागर है ब्लैक सी, और एक साइड है मरमरा सागर, तो दोनों ही बात सत्य है, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब वहां प्रतिरूप और उसका उदाहरण दिया हुआ है। अभी केंद्री का उदाहरण अमरकंटक दिया हुआ है, अरी का लोकटक झील दिया हुआ है, और जालीनुमा, ठीक है, का उदाहरण हिमालय क्षेत्र दिया हुआ है। तो ये बात तो सही है, हिमालय क्षेत्र से के ऊपरी भागों से जो नदियां निकलती है वो जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, तो तीसरा बिल्कुल सही है, केवल 3 ही सही है। अभी केंद्री का उदाहरण है लोकटक लेक, और अरी रेडियल पैटर्न का एग्जाम्पल है अमरकंटक से निकलने वाली नदियां। रेडियल मतलब ऐसे बह जाना, एक रेडियस में बह जाना नदियों का। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उसकी स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें आपको सिर्फ एक पता हो जो सबसे सबसे पहले जिसको हमने नेशनल पार्क बनाया था, तो आपका काम हो जाएगा। 1936 में सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमने बनाया था। ठीक है, मतलब सबसे पहले 2 आएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बट हम देख लेते हैं सारे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है 1984 में आया था अस्तित्व में, कान्हा 1955 में, ठीक है, और काजीरंगा 1974 में। तो देखा जाए तो सबसे नया साइलेंट वैली है और सबसे पुराना जिम कॉर्बेट है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। अत्यधिक नदी भार, मंद नदी ढाल, गहरा समुद्र और कम प्रभावी ज्वारी तरंगे, कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए सहायक होगी। सो डेल्टा के लिए अत्यधिक नदी भार होना चाहिए, मंद नदी ढाल भी होना चाहिए तब कि यहाँ वहां वो डेल्टा बनाए, गहरा समुद्र होगा तो वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, और कम प्रभावी ज्वारी तरंगे होंगी तो बहुत दूर तक नहीं, मतलब उसी एरिया में डेल्टा का निर्माण अच्छा होगा। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, 3 एलिमिनेट कर सकते हो आप। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है, ठीक है, जो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के बगल से होती हुई जाती है और यूरोप को गरम गरम वाटर देती है, मतलब यूरोप की जो ठंडी जलधारा है कनारी के आसपास उसको गर्म करने का काम करती है, इसलिए यूरोप की हम कंबल कहते हैं इसे।
नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा एक प्रवाल द्वीप है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उससे भी होकर बहती है। ठीक है, तो हमें ये भूलना नहीं है कि दोनों अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो आपसे असत्य कथन पूछा था, तो केवल 2 असत्य होगा, पहला सही है। ये याद रखना है कि एक कोरल द्वीप है श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो कोरल द्वीप की आपने जो भी लिस्ट बना के रखी होगी उसमें श्रीहरिकोटा को भी शामिल कर लीजिएगा। निम्नलिखित भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ब्राह्मणी, सबसे पहले स्वर्ण रेखा, फिर ब्राह्मणी, फिर आपकी आ जाएगी पेन्नार, फिर है कावेरी, फिर है वैगई, और सबसे अंतिम में आएगी ताम्रपर्णी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस जरूर बनाता है, सो नदियां एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट सेम पेज रिपीट हो गया है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, भारत में वह नदी जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, गंगा में मिलती है, और ये गंगा में बाएं तट से गंगा की अंतिम सहायक नदी है। तो गंगा की अगर बॉर्डर आप लाइन देखोगे, ठीक है, तो गंगा में गोमती, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक ये सब मिलती है, और सबसे लास्ट में जो मिलती है दैट इज महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे छोटा देश है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। जिबूती सबसे छोटा देश है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई सही है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अन्नामुलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। सेनकोट्टा गैप की स्थिति बोल रहे हैं पालनी पहाड़ी, नहीं बिल्कुल नहीं, पालनी पहाड़ी इनमें नहीं होगा। सेनकोट्टा गैप कार्डेमम हिल्स पे मिलता है, कार्डेमम हिल्स के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट था। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है, इसीलिए इसको हम सेल्फ फ्लोइंग मिट्टी भी बोलते हैं। इसको रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं साइंटिफिक नेम में। ठीक है, रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। सबसे ज्यादा काली मिट्टी में, फिर जलोढ़ मिट्टी में होती है जल धारण करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य गलत है, ये आपको बताना है। तो संघ राज्य क्षेत्रों में इसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये बात सही है, सॉरी ये बात गलत है। ठीक है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ये बात सही है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है कभी भी। भारत की महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भी गलत है, उनको अधिकार प्राप्त है। और संघ राज्य क्षेत्र यूटीज का भी प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी याद रखिएगा। तो पहला और तीसरा गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 49, कौन सा एक कथन राज्य विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात हो रही है? राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, दोनों बात सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बात भी सही है। सेवानिवृत्त सदस्य पुनर्चुनाव द्वारा दोबारा नामांकन हेतु योग्य नहीं है, ये बात गलत है, वो दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं, फिर से इलेक्शन हो और फिर से वो चुन के आ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के बारे में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को यह शक्ति देखता है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी होता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है, दे भी सकता है, पहली बात तो ये। और राष्ट्रपति जो परामर्श मिलेगा, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उस परामर्श को मानेगा ही, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला सही था। तो सत्य कथन केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथानम कमेटी ने सबसे पहले ये सिफारिश की थी कि चुनाव में जो भी भाग लेते हैं उनके लिए कोई एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पे पारित होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन भी भारत की संचित नीति पर पारित होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, इसमें राज्यपाल का रोल नहीं होगा और स्टेट का रोल भी नहीं होता है हाई कोर्ट्स में, इसलिए हम इसको एकल बोलते हैं, कंप्लीटली एकल है ये।
निम्नलिखित में से कौन एक प्राधिकारी लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह, पार्लियामेंट के मेंबर की तरह शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 368 पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते हैं। इसका रीजन दिया हुआ है क्योंकि आर्टिकल 368 संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल इसी वजह से हम नहीं बुलाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 55 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसे द्वारा मांगी जाए? तो आर्टिकल 78 में कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति कोई सूचना मांगेगा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री उसको देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो उप राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो कोई एक निश्चित प्रावधान नहीं है कि इसी टाइम पे आपको चुनाव कराना है, जबकि पंचायत का अगर है तो 6 महीने का प्रावधान है, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए भी 6 महीने का प्रावधान है, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। संघ सूची का विषय कौन सा है? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। राज्य सूची की विषय देखी जाए तो रेलवे पुलिस जो होती है वो राज्य सूची में आती है। समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण एवं समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आता है। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष जो है वो अवशिष्ट विषय है और अवशिष्ट विषय पर लॉ बनाने का काम संसद करती है, ठीक है। तो ए का 4 होगा। ए का 4 किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार लिस्ट जरूर देखकर जाइएगा, उससे क्वेश्चन आता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर अध्यक्ष रिटायर हो गया तो वो भारत सरकार के अधीन कोई भी अलग नया लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकता। ये बात सही है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण कर सकता है। तो जब यूपीपीसीएस या फिर किसी भी राज्य का अध्यक्ष रिटायर होता है तो वो यूपीएससी में काम कर सकता है। ये बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आपसे असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जजेस के बारे में पूछा गया है कि यानी कहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, हाई कोर्ट में नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ठीक है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक सीएजी के बारे में बोला गया है। कौन सा कथन सत्य है? यह वर्तमान में संघ के लिए सिर्फ लेखा परीक्षक तथा राज्यों के लिए लेखांकन तथा लेखा परीक्षक दोनों का कार्य करता है। तो ये बात सही है कि संघ के लिए सिर्फ लेखा परीक्षक है और राज्यों के लिए दो लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों है। सन 1986 में कैग के कार्य में परिवर्तन लाते हुए उसे लेखांकन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। तो पूरी कंट्री में लेखांकन के दायित्व से इसको मुक्त किया गया था। ये बात सही है, लेकिन 86 में नहीं, 1976 में किया गया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये सही है। आपसे पूछा सत्य कथन तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजन जस्ट अ मिनट वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल धातु का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल, एज अ कैटलिस्ट। लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम और सल्फर दोनों होता है, ये भी याद रखिएगा। पीएच है यहाँ पे, ठीक है। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है। तो पिंच ब्लेंड से रेडियम के साथ साथ यूरेनियम भी किया जाता है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आपको सत्य कथन पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक स्टेटमेंट सही सुमेलित नहीं है? रक्त परिसंचरण तंत्र के डिस्कवरर विलियम हार्वे, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के कार्ल लैंडस्टीनर है, प्रतिरक्षा विज्ञान के रॉबर्ट कोच नहीं है। प्रतिरक्षा विज्ञान के बेसिकली जो फाउंडर है या फिर आप कह सकते हो कि जनक है, वो है एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो यही असत्य दिया हुआ था। माइक्रोस्कोपिक एंटोनी वॉन लेवेनहॉक है, ठीक है। इनको जीवाणु का भी जनक बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कथन है कि एंजाइम को जीव रासायनिक उत्प्रेरक मतलब बायोकैटलिस्ट कहते हैं। सही बात है। इसका रीजन दिया हुआ है क्योंकि शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसी वजह से हम इनको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रीजन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा एक कथन असत्य है? इनकरेक्ट बताना है कि दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सही बात है ये। अशुद्धि मिलाने पर भी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये भी बात सही है। क्वथनांक को ही हम हिमांक बिंदु या फिर संघनन बिंदु कहते हैं, तो ये बात भी सही है। तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
65। पानी की हवा भरे बुलबुले का चमकना, हीरे का अत्यधिक चमकना, द्रव में अंशतः मतलब कि पार्शियल डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। इनमें से कौन सा टोटल इंटरनल इंटरफेरेंस या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? तो पहला और दूसरा का तो है, तो पहला और दूसरा मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा जो है ये रिफ्रैक्शन, इंग्लिश देख लीजिएगा, हिंदी एक बार देख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ना कि टोटल इंटरनल इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। लिम्फोसाइट एक श्वेत रुधिर कणिका है जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, सही है। अश्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है वो हीमोग्लोबिन रहित होती है, बिल्कुल सही बात है, ये आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बात सही है, आपसे सत्य कथन पूछा है, दोनों सही हो जाएगा। 67 के बारे में बात हो रही है। यह रोग का कारक मॉर्बेली वायरस है। एक रोग है जिसका रीजन है मॉर्बेली वायरस। यह एक वायु जनित रोग है, मतलब कि एयर बॉर्न डिजीज है। इस रोग में नाक से पानी बहता है, आंखें सूज जाती है और शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। तो यह है मीजल्स या फिर जिसको हम खसरा बोलते हैं। मानव के दूध में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? मानव के दूध में, ह्यूमन मिल्क की बात हो रही है, 1.1 ग्राम पर 100 ml होती है, याद रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत पूछता है यूपीपीसी से ऐसे क्वेश्चन। यूट्रिकुलेरिया कहाँ पे रहता है? तो वो जल में रहता है। तो सी का वन करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। राइजोफोरा जो है वो एक मैनग्रोव है। लॉरेंथस जो है वो वृक्ष की शाखाओं पर रहता है। एक सेकेंड, हाँ, और एनागैलिस जो है वो गेहूं के खेतों में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। वह विटामिन जो साधारणतः मानव मूत्र के द्वारा निकाल दिया जाता है, तो विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होता है, और एडेक ए डी ई और के ये फैट सॉल्युबल होता है। तो फैट सॉल्युबल तो यूरिन के साथ नहीं आ सकता, बी और सी में से आ सकता है, सी ऑप्शन में दिव्य है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या का पिरामिड कहाँ पे उल्टा होता है? तो घास में सीधा होता है, तालाब में भी सीधा होता है और रेगिस्तान में भी सीधा होता है। गन्ने के खेत में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। दालचीनी क्या होता है? तो दालचीनी जो हम यूज करते हैं बेसिकली ये पौधे की छाल होती है, ठीक है। कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब एयर कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये नॉर्मली प्रदूषक नहीं है, इसकी मात्रा बढ़ गई तब ये प्रदूषण का काम करेगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। पोषक पौधे होस्ट प्लांट की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को क्या कहते हैं? तो कच्ची लाख को हम ब्रूड लाख कहते हैं, ठीक है। 75 देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग है, एक मिनट, हाँ। पार्ट 5 में संघ की बात की गई है, पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव कमिटीज की है, पार्ट 17 राजभाषा और पार्ट 14 का अधिकरण की बात की गई है, ट्राइब्यूनल्स की, ठीक है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर ही किया जाएगा। इस लिखित सूचना की अनिवार्यता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन उन्होंने किया था। उसके बाद उन्होंने लिखित सूचना नहीं दिया था इमरजेंसी के लिए, राष्ट्रपति ने सीधे घोषणा इमरजेंसी लगाई थी बिना लिखित में लिए हुए। तो 44वें संविधान से इसको कंपलसरी बना दिया गया कि लिखित में मंत्रिमंडल देगा तभी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 44वां संविधान संशोधन। दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गौर कहते हैं। तो दो देशांतर के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम गौर बोलते हैं, याद रखिएगा ये बात। और 0 डिग्री देशांतर जो है उसके मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, तो इक्विलेटरल या फिर आप कह सकते हो कि भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 0 डिग्री में। तो दोनों ही बातें सही है। असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। 78 देख लीजिए। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ और फैकोलिथ की बात की गई है। तो बैकोलिथ लावा का गुंबदकार जमाव होता है, ठीक है। उत्तल जमाव होता है लावा का लैकोलिथ में। लंबवत जमाव जो होता है लावा का उसको हम बोलते हैं डाइक। और अगर हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिल। और लैपोलिथ में क्या होता है? लावा का कटोरे नुमा जमाव होता है, ठीक है, कटोरे नुमा, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ था, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैकोलिथ में लहर नुमा होता है, ये बात सही है। निम्न पर विचार करना है, किसकी तट रेखा की लंबाई हमको घटते हुए क्रम में लगाना है। मतलब सबसे पहले हमें
ऐसी तट रेखा लगानी है जिसकी सबसे बड़ी है, तो कनाडा की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है, सबसे पहले 4 हो जाएगा, मतलब ये दोनों कट गया, ठीक है। कनाडा के बाद आता है नॉर्वे, नॉर्वे की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। उसके बाद आता है इंडोनेशिया, फिर आता है रसिया, रसिया की इन सब में सबसे छोटी है, ठीक है। आर्कटिक मरुस्थल किसे कहते हैं? तो आर्कटिक एरियाज में टुंडा बायोम जो होता है उसको हम आर्कटिक मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि वहां पे बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं मिलते, पूरा बर्फ से ढका रहता है। वारसा नगर जो है वो विस्चुएला नदी पे है, ठीक है। ए का 2 होगा, जैसे आप इसको करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 81 का ए, ठीक है। कराकस जो है वो गुएरे नदी पे है। कीव याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूज में चल रहा है इंडिया यूक्रेन वॉर, तो कीव नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। और मैड्रिड जो है वो मंजा नारेश पे है, ठीक है। स्थानीय पवन और उससे रिलेटेड क्षेत्र दिए हुए हैं, तो बुरान जो है वो साइबेरिया में बहती है, ठीक है। जोंडा जो है वो अर्जेंटीना में बहती है। ए का 3 मैच करो आप, सीधे आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बुरान जो साइबेरिया में बहती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बी का 1 लेस्ट जो है वो मोरक्को में, और लेवेंटर जो है वो स्पेन में बहती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति की पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जब हम एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम ऑटो इकोलॉजी या फिर स्व पारिस्थितिकी कहते हैं, ऑप्शन डी। हाथी घास किस बायोम में पाया जाता है? तो हाथी घास बहुत लंबे लंबे घास होते हैं जो कि सवाना बायोम्स, जहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज बहुत कम दिखेंगे, बीच बीच में घासें मिलेंगे, उस बायोम में हमें हाथी घास मिलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। कथन और कारण है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है, सही बात है। जब धरातली शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों के ऊपर क्षोभ मंडली जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल होते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं गहरा संबंध है, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 85 का 86 देखते हैं। बेंगुएला धारा, अगुलहास धारा और कैलिफोर्निया धारा कौन सी सही सुमेलित है? तो आपको पता होगा जो कैलिफोर्निया धारा है वो पैसिफिक ओशन की है, बेंगुला जो है वो अटलांटिक ओशन की है, अगुलहास जो है वो इंडियन ओशन में है, तो केवल 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी के 2 गलत दिए हुए थे। जो धाराएं हैं, कोल्ड करंट, हॉट करंट और कौन सी करंट कहाँ पे है, ये जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआरबीएम एक्ट को समाप्त करके डेप्थ एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाया गया है, ठीक है। ये सुझाव किस कमेटी ने दिया है लाने के लिए? तो ये एनके सिंह कमेटी जो हमारी 15वीं वित्त आयोग है, जो एनके सिंह के हेड में चल रही है, उसी की सिफारिश है ये कि एफआरबीएम एक्ट को खत्म करके क्या लाए, डेप्थ एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। बोल्ट जो है उसमें पीपी मॉडल पे आते हैं, इसमें ओ का मतलब क्या है? तो बोल्ट का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, बिल्ट ओन लीव ट्रांसफर, ठीक है। तो ओ का मतलब हो गया ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। स्थापना वर्ष के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। और बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जा रहा है। तो औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी, आजादी के जस्ट बाद। यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में हुई थी। देखो वित्त निगम जो है ये जुलाई में बना था 1964 में, और यूनिट ट्रस्ट जो बना था 1964 के फेब में बना था, ठीक है। और औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो सबसे लास्ट में जो बना वो 1964 का ये जुलाई वाला है, मतलब पहला सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेट कर दो, 3 तो हो गया। सबसे पहले कौन सा है? तो यूनिट ट्रस्ट, मतलब सॉरी औद्योगिक वित्त निगम, मतलब 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 90 देख लेते हैं। है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पे की गई थी, और IRDAI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उसका भी नाम, उनका भी नाम याद रखिएगा, देबाशीष पांडा उनका नाम है। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसने दिया था? ये सिद्धांत किसका है? तो ये रैगनर नॉक्स का सिद्धांत है। उन्होंने ये कहा कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो गरीब है, क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब है, उसके पास कुछ ऐसा चीज नहीं है जिससे वो अमीर बन सके, बेसिकली रीजन ये था। कौन सी एक बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? मतलब पूरा रोजगार है अर्थव्यवस्था में, फिर भी वो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में रहती है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम घर्षणात्मक फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं।
भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल पे पड़ा। बिल्कुल सही बात है ये। हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में दिखाई पड़ा, नहीं ये गलत बात है। हरित क्रांति का प्रभाव बेसिकली नॉर्थ इंडिया में पड़ा था, ठीक है, साउथ इंडिया में उतना कोई प्रभाव नहीं था। तो सत्य केवल एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। किस उद्योग के स्वरूप और आकार का निर्धारण उसमें किस में कौन सी बातें सहायक होंगी? निवेशित पूंजी, टर्नओवर या विद्युत की खपत? तो तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उद्योग के स्वरूप और आकार के निर्धारण में। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सीसेट और एक और जो करंट हमारा एक और टॉपिक बचा हुआ है, हमारा पूरा एक टेस्ट बचा हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका को कम से कम करने के लिए और कृषकों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये कब शुरू हुआ था? तो ये 2016 में 14 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था। मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना जो थी, ठीक है, वो किस पे आधारित थी? तो ये बेसिकली वैश्विक गांव उसको बोलेंगे जहां पे परिवहन और संचार का काफी अच्छा डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो मार्शल मैक्लुहान की ये संकल्पना है वैश्विक गांव की, ये भी याद रखिएगा। और ये परिवहन और संचार के विकास पे आधारित थी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। प्राथमिक घाटे में अगर ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या बनेगा? तो इससे हमारा राजकोषीय घाटा, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, वो पता चलता है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। सांकेतिक सिक्का का क्या अभिप्राय है? तो सांकेतिक सिक्का वो सिक्का होता है जिसका अंकित मूल्य जो होता है वो धात्विक मूल्य से अधिक होता है। तभी हम क्या करते हैं, उसकी हम कई सारी कॉपीज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा तांबे का सिक्का है, तो तांबा का जो अंकित, मान लीजिए 100 रुपए का सिक्का, 100 रुपए का सिक्का है कोई, ठीक है, तो तांबा अगर उससे कम सस्ते मूल्य में मिल रहा है तो हम खुद से ही बना लेंगे, तो उसको हम टोकन करेंसी बोलते हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे चली थी और फ्लॉप भी हुई थी। सार्वजनिक समिति कंपनी में जोखिम उठाने वालों की संख्या अधिक होती है। सार्वजनिक कमेटी है तो मतलब बहुत सारे लोग शेयर होल्डर होंगे, इसलिए जोखिम एक ही इंसान को नहीं उठाना पड़ेगा, ये बात सही है। इसका रीजन दिया है कि कंपनी अपने अंशों की बिक्री पूंजी का संग्रहण करती है, तो ये बात भी सही है। इसका रीजन ये भी है कि वो क्या करेगी, जितने लोग को शेयर दिए उन सारे शेयर्स को उठा के बेच देगी, ठीक है। तो दोनों ही बात सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति का प्रयोग द्वारा संभव है? तो अगर हम ऋण की सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये गुणात्मक साख नियंत्रण की नीति को दर्शाता है, ठीक है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है? तो बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत का निवेश, तीनों ही अगर हम सही करेंगे तभी कैपिटल निर्माण कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र का ऋणदान, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जो होता है वो मौद्रिक नीति का मात्रात्मक नहीं है, उपकरण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सर्वाधिक निर्धनता किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा गरीब बिहार के लोग हैं, ठीक है, जो नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आई थी। केंद्रीय बजट 2022-23 में 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो ये मिलेट्स ईयर बनाया गया है। मिलेट्स को हिंदी में कदन्न बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में वस्तुगत निर्यात के 3 प्रमुख गंतव्य क्या है? तो हमने सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को किया है, फिर यूएई को किया है, फिर चाइना को किया है, याद रखिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक करंट से। भूत लिंगम कमिटी जो थी वो किससे रिलेटेड थी? तो वो मजदूरी, आय और कीमतों से रिलेटेड थी। भूत लिंगम कमेटी मजदूरी, आय और कीमतों से। करपाट के संबंध में कौन सी बात सही है? तो करपाट जो है बेसिकली इसका गठन जो है 1 सितंबर 1986 को किया गया था और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में नहीं है, दिल्ली में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। करपाट का फुल फॉर्म है आपका, करपाट जो है इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर पब्लिक प्रोग्राम एंड रूरल डेवलपमेंट। काउंसिल फॉर पब्लिक प्रोग्राम एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, याद रखिएगा, और 1 सितंबर 1986 को बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं रहता है? तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें पूंजी पलायन का उतना भय नहीं रहता है, ठीक है। किसी देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता का या प्रतिकूलता का निर्णय कैसे लिया जा सकता है? तो उसके चालू खाते पे डिपेंड करता है काफी ज्यादा,
ठीक है, कि उसका जो करंट खाता है, करंट अमाउंट, वो कैसा है। जनगणना 2011 के अनुसार किस एक की 10 की जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्रीय औसत दर से कम है। तो यूपी की बात करें तो यूपी में कानपुर नगर का जो डिकेडियल ग्रोथ है, ठीक है ना, वो हमारे राष्ट्रीय से कम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति, काफी इंपॉर्टेंट नीति है ये कब आई थी। तो ये उत्तर प्रदेश की जो नई स्टार्टअप नीति है, ये बेसिकली 8 जुलाई 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। नदियों का पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो सबसे पश्चिम में गंगा, ठीक है, गंगा के बाद आगे मिलती है उससे गोमती, गोमती के बाद मिलती है घाघरा छपरा में, ठीक है, और घाघरा के बाद गंडक मिलती है, ठीक है, हाजीपुर में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 113 देख लेते हैं। कौन एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान है, उपोष्ण संस्थान जिसको आम बागवानी सॉरी आम संस्थान भी पहले बोला जाता था, ठीक है, सी मैप केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान ये भी है। गन्ना अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में, शाहजहांपुर में सॉरी, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। किसकी सीमा लखनऊ को स्पर्श नहीं करती है। तो लखनऊ की बात की जाए अगर, तो लखनऊ किससे किससे मैच करती है। तो ये लखनऊ अगर सॉरी ये अगर लखनऊ है तो इससे रायबरेली की सीमा लगती है, उन्नाव की लगती है, ठीक है, हरदोई की भी लगती है, ठीक है, कानपुर की नहीं लगती है क्योंकि उन्नाव के बाद कानपुर आता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, कानपुर की सीमा लखनऊ से नहीं लगती है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, झील और उससे रिलेटेड स्थान दिया हुआ है। तो सूर सरोवर आगरा में है, उसमें रामसर साइट में है, सुराहा ताल बलिया में है, ठीक है, और सुराहा ताल को ही हम जयप्रकाश नारायण ताल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा ताल जो है वो महुआ में नहीं है, ठीक है, बड़ा ताल शाहजहांपुर में, यही सही सुमेलित नहीं था, ठीक है। चित्तौरा ताल बहराइच में, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि वाराणसी गंगा नदी के किस किनारे पर और कानपुर गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है। तो वाराणसी और कानपुर की बात करें तो वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पे स्थित है और जो कानपुर है वो दाएं किनारे पे स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है यूपी की, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बहुत न्यूज में था इस टाइम पे। तो इस परियोजना का से रिलेटेड आपको सही कथन बताना है कि यह परियोजना का निर्माण धसान नदी पे हो रहा है, सही बात है। धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है, ये बात भी सही है। यह सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और सोनभद्र जिले की जिले को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो बाकी बांदा महोबा तो सही है, सोनभद्र गलत है, हमीरपुर, इन 3 जिलों को ये सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा, एक और बी सही है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थारू जनजाति के बारे में कहा गया है कि सत्य कथन का चुनाव करना है। ये किरात वंश के लोग हैं, ये एकल पारिवारिक प्रथा में बिलीव करते हैं और ये थारू विकास परियोजना 14 नवंबर 1885 को अस्तित्व में आया था। तो थारू जनजाति के बारे में सिर्फ पहली बात सही है, ये किरात वंश से संबंधित है, ये एकल परिवार में बिलीव नहीं करते हैं। और इनका जो स्कीम आया था थारू विकास परियोजना वो 2 अक्टूबर 1980 में आया था, ठीक है। तो केवल एक सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है। 119 देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, सही। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। सरसावा हवाई अड्डा के लिए बरेली बोला है, ये गलत है, ठीक है, सरसावा हवाई अड्डा जो है वो सहारनपुर में है, ना कि बरेली में, ठीक है, ठीक है। बमरौली जो है वो प्रयागराज में, सही है। गलत क्या है, सी वाला। कौन सा उत्तर प्रदेश का शुष्क पर्णपाती वन का वृक्ष नहीं है। तो पीपल है, जामुन है, शीशम है। गूलर जो है वो मॉइस्ट है, शुष्क नहीं है, ये नमी वाला है, ठीक है। इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार है, सही बात है। ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस है, ये भी करेक्ट है। चीन में इंपीरियल हाउस, ये गलत है। तो इंपीरियल पैलेस जो है वो टोक्यो जापान में है, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है, 1 और 2 सही था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संगठनों में किस एक का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, श्रम संगठन का भी है और मौसम विज्ञान विभाग का भी है। इन तीनों का मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। लेकिन जो पर्यटन संगठन है इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, ठीक है। तो किसका नहीं है, तो पर्यटन संघ का नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को सिनेमा किस व्यक्ति उसके आजीवन योगदान हेतु प्रदान किए जाने वाले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित
अभी तक सम्मानित नहीं किया गया। मतलब बेसिकली 4 लोग हैं, इनमें से 3 लोगों को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, किसको नहीं मिला है? तो सौमित्र चैटर्जी को मिल चुका है, विनोद खन्ना को मिल चुका है, और काशीनाथ तुनि विश्वनाथ को मिल चुका है। कमल हसन को नहीं मिला है। ठीक है, तो याद रखना है आपको किसको किसको मिल चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को भी मिल चुका है। ऐप पोर्टल और उससे संबंधित क्षेत्र है, कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको ये बताना है। तो आपूर्ति पोर्टल जो है वो रेल ई खरीदारी प्रणाली से रिलेटेड है, ये बात सही है। दर्पण डाक बीमा से है। ई सहज पोर्टल निजी कंपनियों की सुरक्षा मंजूरी से है। दामिनी जो ऐप है यूपी से स्टार्ट हुआ था, यूपी का ऐप है बेसिकली, और ये बिजली जो चमकती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 125 देख लेते हैं। पूर्वी कमांड जो वायुसेना का है वो शिलोंग में है, उसका मुख्यालय। केंद्रीय कमांड का प्रयागराज में है। पश्चिमी कमांड का जयपुर दिया हुआ है, दिल्ली में। ठीक है, दक्षिणी कमान का तिरुवनंतपुरम में है। तो आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही सुमेलित है, तो 1, 2 और 4 सही सुमेलित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 126 देख लेते हैं। देवाशीष पांडा को IRDAI का अध्यक्ष बनाया गया है, सही है। जुनैद कमाल विश्व बैंक के उपाध्यक्ष है। मनोज पांडे थल सेना प्रमुख है, ठीक है, इंजीनियर कैटेगरी से आए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट ये नियुक्ति है। सेबी के चेयरमैन सीमा मल्होत्रा बताया गया है, गलत है ये, यही स्टेटमेंट गलत है। सेबी के जो चेयरमैन है वो है सेबी के जो चेयरमैन है उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, माधवी पुरी बुच, यस, माधवी पुरी बुच, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये पहली महिला चेयरमैन है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है ग्वालियर में ड्रोन मेला भी लगा था, ठीक है, और वहीं पे ड्रोन स्कूल का उद्घाटन भी किया गया है, और ऐसे 4 और ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ड्रोन लैब और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये केरला में है। ठीक है, और ड्रोन पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में। ठीक है, तो ये सारे ड्रोन से रिलेटेड न्यूज याद रखिएगा, मिक्स मत करिएगा। किस देश ने हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया है? चंद्रमा सूर्य दोनों से रिलेटेड जितने भी अनुसंधान है चाइना कर रहा है, कृत्रिम सूर्य भी उसने बनाया है। हाउ टू प्रिवेंट, बेसिकली एक बुक का नाम बताना है आपको, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स की बुक है, सही बात है। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की बुक है। लाल सलाम वृंदा करात की बुक नहीं है, ये जो हमारी वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हेड है स्मृति ईरानी, उनकी बुक है। ठीक है, स्मृति ईरानी की बुक है ये लाल सलाम। तो सही कौन सा है? तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत था। क्वेश्चन नंबर 130, 70वीं 70th जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी 2021 में, उसके बारे में बताना है आपको, कौन सा सही है। यह प्रतियोगिता सैन जुआन प्योर्टो रिको में हुई थी, बात सही है। स्पेन की रहने वाली कैरोलिना बिलावस्का को यह प्रतियोगिता जीती, तो ये स्पेन की नहीं है, ये पोलैंड की है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मानसा वाराणसी ने किया था, ये बात सही है। तो सत्य कथन बताना था, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत था, ये पोलैंड की है, स्पेन की नहीं है। फरवरी 2022 में किस भारतीय पुरुष को आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं, मंथ की बात हो रही है, श्रेयस अय्यर को चुना गया था। 21वें 31 दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो यह वियतनाम में होगा। ठीक है, यह आयोजन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संपूर्ण कागज रहित होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय ई विधान, नेशनल ई विधान पोर्टल, ठीक है, लागू करने वाला देश का पहली विधानसभा कौन सी है? तो वो नागालैंड बन गई है। ठीक है, काफी करंट की न्यूज है ये। स्वावलंबन और संभव, ये दोनों स्कीम भारत सरकार ने मार्च में अभी स्टार्ट करी है, किससे रिलेटेड है? ये प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटाना, उसके लिए नया रोजगार बनाना, ठीक है, उसको नया उससे स्टार्टअप के रूप में देखना। ठीक है, इससे रिलेटेड ये दोनों स्कीम है, संभव और स्वावलंबन, दोनों ही प्लास्टिक कचरा से रिलेटेड है। हिमालय घाटी की चारधाम परियोजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, एक उच्चाधिकार कमेटी का गठन किया है, इसका हेड कौन है? तो AK सीकरी, अर्जुन कुमार सीकरी जो है ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ये इसके हेड है। मार्च 2022 में भारत का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु, कर्नाटका राज्य ने बेसिकली बेंगलुरु में एक डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। भारत यूक्रेन रूस यूक्रेन संकट के कारण भारत ने अपना जो
दूतावास है यूक्रेन का, ठीक है, उसको अस्थायी रूप से कहाँ पे स्थानांतरित किया है? तो इंडिया ने पोलैंड में अपना दूतावास कुछ समय के लिए, जब तक युद्ध चल रहा है, स्थानांतरित कर लिया है। देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की प्रथम मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, ये चेन्नई में चल रही है, तमिलनाडु के चेन्नई में, और ये बेसिकली एनिमल्स के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। तितलियों का हॉटस्पॉट जो है वेल्लोर झील तमिलनाडु बन चुका है। और मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष राज्य जो है उड़ीसा का है। तो चारों ही बातें सही है, उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये चारों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और प्रथम पूर्ण स्वामित्व महिला औद्योगिक पार्क की हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। एक पार्क खोला गया, इंडस्ट्रियल पार्क, फिक्की ने खोला है बेसिकली, और ये कंप्लीटली महिला ऑपरेटेड होगा। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी की उपलब्धि हासिल करने वाला पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है डाबर। डाबर ने कंप्लीटली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है, ठीक है। हैदरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये कहाँ पे स्थित है? तो हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है उत्तर प्रदेश की बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यूपी स्पेशल भी है ये, याद रखिएगा। यूपी के टोटल 10 आर्द्र भूमि बन चुके हैं, लिस्ट में आ चुके हैं। वन 142 देखते हैं। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, जिनका 6 फरवरी 2022 में निधन हो गया है, उनके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इनका मूल नाम जो था हेमा मंगेशकर था, ये सही है। इन्होंने भारत रत्न 1989 में प्राप्त किया और 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया। तो केवल स्टेटमेंट एक सही है। भारत रत्न उनको 2001 में मिला था और 1989 में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा फरवरी 2022 में किस एक वर्ग समूह को लक्षित करते हुए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम प्रौढ़ वर्ग को बेसिकली ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। इसको मंजूरी दे दी गई है 14 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन मार्च में किया गया, ये कहाँ पे हुआ? तो ये बेसिकली नई दिल्ली में हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि हम 2024 तक जो कृषि क्षेत्र में डीजल का यूज होता है उसको कम करके टोटल अक्षय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे। 2024 तक का ये लक्ष्य है। इनमें से गलत युग्म बताना है, तो 2 और 4 दोनों ही गलत है। 97th अकेडमी अवार्ड जो है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, और 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये दोनों गलत दिया हुआ है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा होगा, ठीक है। वैसे आप नया वाला याद रख सकते हैं। 94 अकेडमी अवार्ड राइटिंग विद फायर को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर के लिए दिया गया था, और 79 गोल्डन ग्लोब विल स्मिथ को मिला है, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा, ये वाला एक बार देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने निर्यात तत्परता सूचकांक के दूसरे संस्करण को जारी किया है। तो पहली बात तो ये है कि ये नीति आयोग जारी करता है निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और इसमें गुजरात फर्स्ट पे है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे कर्नाटका है, ठीक है। तो आपसे सही कथन पूछा है तो केवल बी सही है। 148 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट कौन निकालता है? तो यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित, मतलब नॉइज पोल्यूटेड शहर है विश्व स्तर पे? तो ऑप्शन डी सही होगा, मुरादाबाद होगा इसका आंसर, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। मार्च 2022 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दस्तलिक, ठीक है। और ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो पहले इसका आयोजन रानीखेत में हुआ था, लेकिन जब मार्च में हुआ है तो इसका आयोजन यांगी आरिक
उज्बेकिस्तान में हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु का ये है, तमिलनाडु का इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, सोजत मेहंदी को। ठीक है, और आप बताइएगा मध्य प्रदेश की किस चावल को जीआई टैग मिला है, कमेंट करके। ठीक है, सो पूरा 150 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, इस सीरीज को इसको हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ, या तो सीसेट का होगा या फिर एक और टेस्ट बचा हुआ है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।